साथियों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया सेट प्रैक्टिस नंबर 7500 प्लस का सेट नंबर 16। तो चलिए वीडियो को नाविगेट करते हुए, लेकिन हम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? सांसद ग्राम आदर्श योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किसको? भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किसको? तो नेहरू यू को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के पहले लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो चौथी लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50%। 50। ऑप्शन बी सही है। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? नीचे दिए गए कूट करके सही उत्तर चयन कीजिए। प्रश्न एक बार फिर। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? नीचे दिए गए कूट करके सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन सही है? सर तेज बहादुर सप्रू गलत है, ये नहीं थे। जस्टिस ऑफ फजल अली थे, हाँ सही है। के.एम. पनिकर थे, ये भी सही है। हृदय नाथ कुंजरू थे, ये भी सही है। तो चलिए 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो अरावली की पर्वत श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर सॉरी। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून परिवर्तन के समय बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। यह गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है, सही है, ये सही है। यह आर्के नीव के अवसादी चट्टानों से निर्मित है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगला देखते हैं। यह चट्टानों का रूपात्मक साक्ष्य दिखाई देता है, ये भी सही है। तो चलिए कौन हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर
सी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए 1 नंबर कथन देखते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था, सही है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन का पुनर्जीवित किया और इस प्रकार के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। इन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य भाषा का संरक्षण दिया, सही है। तो तीनों के तीनों सही है, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। किस प्राचीन स्तूप का नाम घन्यकटक है? किस प्राचीन स्तूप का नाम घन्यकटक है? तो अमरावती का स्तूप, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरावती का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो 24 बार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राम सभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया गया है? तो फाहियान ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि निम्नलिखित में से कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही निम्नलिखित में से कौन था? तो वीरसेन था, ऑप्शन नंबर ए सही है, वीरसेन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो सेना का सेनापति से, ऑप्शन नंबर ए सही है, सेना का सेनापति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। विद्रोह नेता दिया है, विद्रोह का केंद्र दिया है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ से लड़े थे? तो दिल्ली से। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ से? दिल्ली से। 1 का 3 होगा। बिरजिस कादिर कहाँ से लड़े थे? लखनऊ से। तो 2 का 1 होगा। चल वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे? तो जगदीशपुर से लड़े थे। तो सी का 4 होगा। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। तो 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 3, 1, 2, 4 हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो बसावन नहीं थे। निम्न में से कौन सा जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो बसावन नहीं थे। बिशन दास थे, मंसूर थे, मनोहर थे। बिशन दास थे, मंसूर थे, मनोहर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो डिंडीगुल में हुआ था। डिंडीगुल में, ऑप्शन नंबर सी सही है, डिंडीगुल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेवीपी आयोग निम्न में से कौन से शामिल नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे जेवीपी आयोग में। जैसे क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू,
बी से क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल। पी से पटेल में या सीतारमन। चलना हो गया, इसी को जेबीपी बोलते हैं। 22वां प्रश्न, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो क्या होगा? अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय के निम्न में से किस वायसराय के काल में अस्तित्व में आया? तो कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद तथा उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रज खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद रज खान को बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तित रहता है, कोई नहीं होगा, अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता है, शून्य पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होता है? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होता है? तो गैस में ठोस का, गैस में ठोस का। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्न में से कौन सा एक हरित कोशिकीय शैवाल है? तो क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी सही है, अमरबेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विलिंगु पुष्प है? निम्न में से कौन सा द्विलिंगु पुष्प है? अड़हुल और सरसों। ऑप्शन नंबर बी सही है, अड़हुल और सरसों द्विलिंगी पुष्प है। चलिए यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्निथिन चक्र द्वारा मानव में निम्न अंगों में से एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो मस्तिष्क नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए 35 नंबर देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के तले के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर के ऊष्माक्षय, शरीर का ऊष्माक्षय, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक तुल्यकालिक भार और आणविक भार का समान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का तुल्यकालिक भार और आणविक भार समान है? तो NaCl का होता है, NaCl का। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? तो मंद ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है, मंद ऑक्सीजन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ब्रीड रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक दंडनीय सामग्री उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वायुकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो केपी मेनन ने किया था, केपी के मेनन। ऑप्शन नंबर सी सही है, केपी के मेनन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर। भारत के प्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? भारत के प्रथम तमिल अनुवादक, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुदेवनार थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरुदेवनार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुयल के लेखक निम्न में से कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुयल के लेखक निम्न में से कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डर्बी शब्द निम्न में से किस लेखक से संबंधित है? डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो घुड़दौड़ से है। ऑप्शन नंबर सी सही है, घुड़दौड़ से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति
राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? तो 1988 में। चलिए, जल विद्युत नीति, जल विद्युत नीति किसको लागू हुआ था? तो 2005 में। 2005 में जल नीति। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में। जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? 2000 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण, केंद्रीकरण ऑप्शन नंबर बी सही है। गफिन वस्तुओं के लिए मांग, गफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, गफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है तो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। गफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होता है? गफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 50 नंबर देखते हैं और अंतिम प्रश्न। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके संबंध की खोज की गई थी? तो खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि ऑप्शन नंबर बी सही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो टाइम से अपडेट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।